हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का श्वसन और गैसों का विनिमय। ओके, लेट्स वे स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन क्या होता है और गैसों का विनिमय क्या होता है? श्वसन वो होता है जिसके अंदर हम पचित भोजन होता है, हमारा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं। ये उसका फॉर्मूला हो गया C6H12O6। इसको ऑक्सीजन का उपयोग करके इस फॉर्म में तोड़ देना और उससे एनर्जी प्राप्त करना। और ये जो यहाँ पे CO2 निकली है, इसको हानिकारक गैस को बाहर निकाल देना, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ओके, गैसों का विनिमय क्या होता है? यानी O2 को लेना, CO2 को वापस बाहर निकाल देना, ये हमारी श्वसन में होने वाली गैसों का विनिमय है। विनिमय यानी आदान प्रदान। ज़्यादातर ये विसरण विधि के द्वारा होता है। विसरण यानी अधिक से कम की और गैसों का परिवहन, उसे विसरण बोलते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। परोक्ष यानी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 686 किलो कैलोरी, और इसका हम पूरे बॉडी में यूज़ करते हैं। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी मुक्त होती है, जो कि हानिकारक है तो बॉडी में नहीं रख सकते, इसको बाहर निकाला जाएगा। ये रही यहाँ पे CO2 हानिकारक गैस। इसलिए ये आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। CO2 हानिकारक है, इसलिए इसको बाहर निकालो, और ऑक्सीजन हमें चाहिए ऊर्जा के लिए, उसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, इसलिए बार बार कोशिकाओं को O2 उपलब्ध कराया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, ब्रीथिंग, सामान्यतः श्वसन कहते हैं। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 है, इसके आदान प्रदान की जो क्रिया उसे श्वसन यानी ब्रीथिंग कहते हैं। जब हम चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो हमें सांस आती है, फील होता है, तो उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन इसका जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ये वाली प्रक्रिया रासायनिक आ जाती है, तब इसे श्वसन कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क समझ आ गया। एक चीज़ और है कि श्वसन, रेस्पिरेशन में 5 चरण होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो ब्रीथिंग होती है, श्वसन, उसमें 2 चरण होते हैं, अंतःश्वसन और निःश्वसन, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव करेंगे, इसे ब्रीथिंग कहा जाता है। ये श्वसन के कारण है। सामान्यतः ब्रीथिंग को ही श्वसन बोल दिया जाता है। हमारे यहाँ पे दोनों को सेम सा ही माना जाता है, लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे श्वसन के अंग। श्वसन में कौन कौन से अंग काम आते हैं? प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। जैसे उनका निवास और संगठन बदल जाएगा, वैसे उनकी क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि भी बदल जाएगी। अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटकृमि आदि ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। शरीर की सतह द्वारा करते हैं ये जीव। केंचुए होते हैं, वो अपने आर्द्र क्यूटिकल को करते हैं उपयोग। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल यानी श्वसन नलिकाएं पाई जाती है, जिसको ट्रेकियल सिस्टम भी बोलते हैं, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में आके श्वसन होता है। केंचुए नम क्यूटिकल कीट हो गए, वो श्वसन नलिकाएं यानी ट्रेकियल सिस्टम। और जो ये शरीर की सतह द्वारा विसरण के द्वारा करते हैं, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज और पोरीफेरा वाले वर्ग के जीव। अब नेक्स्ट है कि ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान। जलीय ऑर्थोपोडा और मोलस्का में श्वसन कैसे होता है? तो क्लोम या गिल के द्वारा होता है। स्थलचर प्राणियों में श्वसन फुफ्फुस, फेफड़ों के द्वारा होता है। मछली के अंदर गिल के द्वारा होता है, लेकिन कुछ एम्फीबिया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर क्या हो गया? मेंढक भी है, वो अपनी आर्द्र त्वचा या नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली
होती है। स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली पाई जाती है। ये ऐसे संघ लिखे हुए हैं और इनके आगे इनकी जो श्वसन अंग या फिर जिनके द्वारा श्वसन करते हैं वो लिखा गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये याद रखिए आप। सारे जीवों का वो लिख दिया हम यहाँ पे अलग अलग करके। अब आता है मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं जिनके द्वारा बाहर की वायु को नाक से अंदर लिया जाता है, जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष, अंदर नासा कक्ष होता है। 1 मिनट, ये यहाँ से बाह्य नासा छिद्र है, आगे नासा कक्ष या नासा गुहा आती है और बाद में आंतरिक नासा छिद्र आते हैं। फिर यहाँ पे ये तालु अस्थि आती है, ये यहाँ पे यूवुला है, ये मुख्य गुहा है। आगे फिर इसमें कैसा होता है कि यहाँ से आंतरिक नासा छिद्र स्टार्ट हो जाते हैं। इधर ये ग्रसनी है, फिर यहाँ पे ग्रसिका है, फिर ये इधर ट्रेकिया है जिसको श्वास नली बोला जाता है। यहाँ पे एपिग्लोटिस, ये गांठी ढक्कन है। इधर ये लेरिंग्स है, श्वास नाल, ट्रेकिया, ग्रसिका, इसोफेगस हो गई। बाद में ये टी5 पे प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी में विभाजित हो जाती है, यानी प्राइमरी ब्रोंकाई में। जो लेरिंग्स है कंठ, उनको ध्वनि पेटिका बोला जाता है क्योंकि यहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। ग्रसनी है, वहाँ से वायु और भोजन दोनों के लिए ये एक ही मार्ग है। साथ में यहाँ पे ये जो श्लेष्मा और घ्राण उपकला पाई जाती है, यहाँ पे ये जो बोन है यहाँ पे नासा गुहा के अंदर। चिड़िया में क्या होता है, साउंड बॉक्स को सिरिंक्स या फिर साउंड बॉक्स ये बोला जाता है। हमारे अंदर ध्वनि पेटिका बोला जाता है उसे। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि नासा कक्ष तक पहुँचते हैं नासा मार्ग द्वारा वायु। नासा कक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ओके, ग्रसनी आहार तथा वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी भोजन और वायु दोनों के लिए एक ही रास्ता है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलते, ग्रसनी आगे कंठ में खुलती है, फिर कंठ श्वास नली यानी ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया से तो हम यहाँ पे देख ही लेंगे, ट्रेकिया में खुलता है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका यानी उपास्थि से बनी हुई है पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायक है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से हम बोलते हैं, जो भी हमारी आवाज़ आती है वो अंदर से यहीं से आती है। भोजन निकलते समय गांठी एक पतली लोचदार उपास्थि पल्ले फ्लैप कंठछद से ढक जाती है जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। जब हम भोजन निकलते हैं, ये डायग्राम में नहीं है, इसमें देख लो। जब हम भोजन निकलते हैं तो भोजन यहाँ से जाना चाहिए, इसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये वाला जो इसका एपिग्लोटिस है, गांठी ढक्कन है, ये इस पे ढक्कन सा लग जाता है ट्रेकिया के ऊपर ताकि श्वास नली के अंदर भोजन नहीं जाए। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं 2 प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। यहाँ से नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्राथमिक जो श्वास नली है वो कहाँ पे डिवाइड होती है, तो वो डिवाइड होती है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। ये आगे से आगे और ज़्यादा इनके डिवाइडेशन है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक श्वसनी एवं प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थीमय वलयों से आलंबित होती है। यानी जो श्वास नली है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी एवं तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक जो श्वसनिकाएं हैं ये अपूर्ण उपास्थीमय वलयों से आलंबित रहती है। इस प्रकार के ये अपूर्ण सी टाइप के ऐसे छल्ले यहाँ पे पाए जाते हैं, अपूर्ण उपास्थीमय बल्ले, सी शेप कार्टिलेज। ये क्या करते हैं कि 12 से 16 ये पाए जाते हैं यहाँ पे और ये प्रिवेंट करते हैं कोलेप्स से, इसको पिचकने से बचाने के लिए ये इसमें पाए जाते हैं। ये आगे यहाँ तक जो अंतस्थ श्वसनिका है, प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक ये पाए जाते हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती है जिसे वायु कुपिका कहते हैं। लास्ट में ये एक थैली जैसी संरचना होती है, उसमें बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती है, उसे वायु कुपिका कहते हैं। यहीं पे जो गैसों का आदान प्रदान है वो होता है। श्वसनी श्वसनिकाओं और कुपिकाओं का साखी जाल फेफड़ों का रचना करता है। ये सब श्वसनी श्वसनिकाएं प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीय टाइप की श्वसनी और श्वसनिकाएं हैं और कुपिकाओं का ये जाल है, यही फेफड़ों का निर्माण करता है।
हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण प्लूरा से ढके रहते हैं। ये रहे हमारे दो फेफड़े। इसके चारों ओर ये एक मेम्ब्रेन पाई जाती है डबल लेयर की। इसमें प्लूरल फ्लूइड यानी फुफ्फुस आवरणीय द्रव पाया जाता है जो कि घर्षण से प्रिवेंट करता है, ताकि दोनों के बीच घर्षण होके वो कोलैप्स ना हो। और ये बाहर वाली को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। इसको फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली बोला जाता है, जिनके बीच फुफ्फुस आवरणीय द्रव भरा होता है और ये फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट स्तर में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में। आंतरिक वाली तो फेफड़े के संपर्क में रहेगी, बाहरी वक्षीय गुहा के संपर्क में रहेगी। अब आती है बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग, चालन भाग। ये हमारी बाह्य नासा छिद्र से स्टार्ट होती है, यानी बाद में श्वासनाल, ट्रेकिया, बाह्य प्राथमिक श्वसनीय, द्वितीयक, तृतीयक और बाद में प्राथमिक श्वसनिकाएं, फिर अंतिम श्वसनिकाएं। यहाँ तक लेके ये पूरा भाग को बोलता है चालन भाग या फिर कंडक्टिंग पार्ट। और जो दूसरी है कुपिकीय भाग एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। और उसके बाद में आती है श्वसन श्वसनिकाएं, श्वसन नलिकाएं, श्वसन थैली और कुपिका। ये सब मिलके विनिमय भाग बनाती है। तो ये चालन भाग कंडक्टिंग पार्ट और ये विनिमय भाग एक्सचेंज पार्ट। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है। चालन भाग का कार्य क्या है कि वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं यानी कुपिका तक वो वायुमंडलीय वायु को लेके जाता है। फिर इससे बाहरी कणों से मुक्त करता है, बाहर के जो कण वगैरह है, धूल मिट्टी, उनसे मुक्त करता है। फिर इसको आर्द्र करता है, थोड़ा नम बनाता है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। फिर उसके हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग बराबर करता है उसको। अब विनिमय भाग का काम क्या है? आदान प्रदान इकाई। ये इसकी आदान प्रदान इकाई है। रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 व CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है, यानी यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है विसरण के द्वारा। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ों की लोकेशन कहाँ पे? अब वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में, जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। ये एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुक तंड, यानी इसके पृष्ठभाग में कशेरुक तंड होता है। पीछे की ओर हमारी स्पाइनल कॉर्ड कशेरुक दंड बोलते हैं उसे। अधर भाग में उरोस्थी होती है। अधर भाग में यानी आगे की तरफ उरोस्थी या फिर स्टर्नम जिसे बोलते हैं। पार्श्व में पंसलियाँ होती है, दोनों साइड ये पार्श्व में पंसलियाँ, कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। और नीचे से गुंबदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। नीचे इसमें डायफ्राम पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे डोम शेप बोलते हैं इसको, गुंबदाकार डायफ्राम है ये। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। उनमें ऐसा होता है कि आयतन में कोई भी जो परिवर्तन आएगा उसे फेफड़ों में वो प्रतिबिंबित हो जाता है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, और श्वसन कराने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा कैसे। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो श्वसन के जो चरण है, 5 चरण मैंने बताए थे, वो कौन से हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। फिर हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। ओके, टेक केयर, बाय।